हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लोग इकोनॉमी करने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर 15 है। इससे पहले 14 लेक्चर्स इकोनॉमी के हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको इकोनॉमी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो आज का जो ये सेशन है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ इंडिया। बेसिकली जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे हम लोग चाइना से पेंसिल मंगवा रहे हैं। ठीक है, चाइना से पेंसिल हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, राइट। तो क्यों कर रहे हैं हम इम्पोर्ट? जब हमारी इंडिया की जो कंपनीज हैं वो भी पेंसिल्स बना रही हैं, तो अगर हम चाइना की कोई कंपनी इंडिया में चाइना के कोई कंपनी की पेंसिल अगर हम इंडिया में मंगवाते हैं तो वो भी बिकेंगी। तो हम क्यों चाहते हैं किसी और देश का सामान हमारे देश में बिके? तो उसका आज हम लोग जवाब पता करेंगे। दूसरी चीज ये है एक्सपोर्ट, यानी कि हम लोग मान लो चाइना के साथ हमारे रिलेशन आपको पता ही है, ऑन एंड ऑफ बिगड़ते ही रहते हैं। ठीक है, ज्यादातर बिगड़ते ही रहते हैं, बट फिर भी हम चाइना में अपना सामान भेजते हैं, वहां पे हमारा सामान बिकता है। तो ये क्या सिनेरियो है, हम बंद क्यों नहीं कर देते हैं? जिस कंट्री के साथ हमारी थोड़ी सी भी आनाकानी हो रही है, हम वहां से एक्सपोर्ट करना या इंपोर्ट करना कंप्लीटली बंद क्यों नहीं कर देते हैं? तो इसका जवाब आज हम लोग देखेंगे। और कैसे किसी भी कंट्री की एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, मतलब ये जो चीजें हैं, ये कैसे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को इम्पैक्ट डालता है, ये भी समझेंगे। ठीक है, इसके बाद ये अगर आप लोग समझ गए तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट कोई बीओपी लिखते हैं हम लोग, तो जहां आप देखोगे बीओपी लिखा हुआ, समझ जाना बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, फिर इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, देन करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, एंड देन करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। बट स्टार्ट करने से पहले देखो, ये जो पूरी सीरीज है ना आपकी इकोनॉमी की, मुझे काफी लोग व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि दी ये प्री के लिए है, मेंस के लिए है क्या, इसे हम लोग कर लेंगे, सफिशिएंट रहेगा वगैरह वगैरह। तो देखो, मैं एक चीज आपको बताती हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दे रही हूँ कि मेरे पास जितने भी सोर्सेज हैं, जितने ज्यादा मैं सोर्सेज को कलेक्ट करके एक कंसाइज मतलब तरीके से प्रेजेंट कर पाऊँ आपके पास इकोनॉमी के लेक्चर्स, मैं वो कर सकूँ। ठीक है, और ये जो पूरी सीरीज है ना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इसको प्री प्लस मेंस दोनों के लिए रेडी बनाऊं। तो अभी मेरा फिलहाल फोकस है कि जो हमारे कॉन्सेप्ट्स है ना वो मैं क्लियर कर लूं। एक बार हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए ना, उसके बाद हम लोग प्री के लिए कम से कम 500 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपके पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज वैसे में जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराती हूँ ना हर कॉन्सेप्ट के बाद, उसमें इंक्लूडेड रहते हैं, बट फिर भी हम लोग करेंगे। एंड देन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किस तरीके से आपसे फ्रेम हो सकते हैं। तो अगर आप वो 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो प्री में आप 10 से 12 क्वेश्चन जो भी इकोनॉमी के बनते हैं वो आप आराम से करके आ पाओगे। ठीक है, दूसरी चीज ये है, मेंस के लिए बात करें तो मेंस के लिए भी मेरा पूरा फोकस है कि मैं ये पूरी सीरीज ना ऐसे बनाऊं कि अगर एक बार आप फॉलो करके आपने पढ़ लिया है ना, तो आपको कोई और लेक्चर, कोई और रिसोर्स उस पर रिलाय ना करना पड़े, बल्कि इस सीरीज के बाद ही आप प्री के क्वेश्चंस भी कर पाओ, मेंस के क्वेश्चंस भी कर पाओ, और आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाए इकोनॉमी को लेके। तो ये मेरा पूरा एम रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये नोट्स अगर आपको परचेज करने हैं तो इनको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ठीक है, तो अब फाइनली स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन के साथ। तो आज का जो पहला टॉपिक है जो हम लोग करने वाले हैं वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जो ज़्यादातर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो ज़्यादातर हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस बने हैं पहले भी प्री में कि इनमें से कौन सा आइटम है जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, कौन सा आइटम है जो इंडिया इम्पोर्ट करता है। इस वजह से ये आपका जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बट अब ये पूरा सिनेरियो समझने से पहले ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हम एक कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान से समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत ध्यान देना, अगर आप लोग इसको समझ गए ना तो मतलब आधी इकोनॉमी तो आपको समझ आ गई। तो ये है हमारा आरबीआई। ठीक है, अब आरबीआई है यहाँ पे। अब जैसे कि मान लो कोई अगर इंसान इंडिया घूमने आता है, तो वो अगर इंडिया घूमने आएगा तो उसको इंडियन करेंसी चाहिए जो कि है रुपीज, राइट। सिमिलरली अगर मैं किसी देश जाती हूँ घूमने के लिए बाहर, चाइना, यूएसए, कहीं भी, सपोज यूएसए जा रही हूँ मैं, तो मुझे डॉलर्स चाहिए खर्च करने के लिए। अब मैं तो रुपीज में कमा रही हूँ ना, तो मैं वो डॉलर्स कैसे लूंगी, मुझे वो डॉलर्स कैसे मिलेंगे इंडिया में? तो देखो ध्यान से समझो, दो तरीके हैं ऐसा करने के। या सबसे पहला तरीका ये है कि यूएस जाने से पहले ही मैं इंडिया में ही अपनी करेंसी को चेंज करा लूँ, यानी कि रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करा लूँ। ठीक है, अब अभी का जो कन्वर्जन रेट है वो ये है कि जो एक सेकेंड, एक डॉलर की वैल्यू है ना वो कुछ आपके 85 रुपीज़ के आसपास है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना 1947 में, तब एक डॉलर की वैल्यू जो है ना वो 1 रुपीज़ ही थी। ठीक है, लेकिन आज देखो तो ये वैल्यू कैसे चेंज हुई है ये भी हम लोग समझेंगे। तो अब मैंने आपको क्या बोला कि जैसे मैं यूएस जा रही हूँ तो मुझे करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। करेंसी चेंज कराने के दो तरीके हैं मेरे पास। सबसे पहला तरीका ये है मेरे पास कि मैं क्या करूँ, अब आरबीआई जो है ना इंडिया में सब कुछ रेगुलेट करता है, राइट। तो अब आरबीआई ने कुछ कुछ बैंक्स को ये पावर्स दे रखी हैं कि
वो करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। SBI उनमें से एक है, लेकिन सभी जितने भी बैंक्स है आपके पास, जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में, उन सभी के पास ये पावर नहीं है कि वो करेंसी एक्सचेंज कर सके। वो पावर्स कुछ ही लिमिटेड बैंक्स के पास है, जैसे कि आपका HDFC में है, SBI में है, ये दो मुझे पता है। तो ये हैं वो कुछ बैंक्स जिनको पावर दे रखी है RBI ने कि आप करेंसी चेंज कर सकते हो। तो मेरा जैसे SBI में अकाउंट है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं SBI जाऊँगी, मैं उनको बोलूँगी कि मैं ऐसे ट्रैवल करने जा रही हूँ, तो मुझे मिनिमम $100 चाहिए, ठीक है, तो आप $100 दो मुझे। तो अब वो क्या करेंगे, मेरे अकाउंट से कुछ पैसे डिडक्ट कर लेंगे जितना $100 के इक्वल होगा। जैसे आपका $1 जो है 85 रुपीज़ है, मुझे $100 चाहिए, यानी कि 8500 रुपीज़ वो लोग डिडक्ट कर लेंगे मेरे अकाउंट से एंड मुझे $100 प्रोवाइड कर देंगे। ऑब्वियसली टिकट मांगेंगे, मेरा पासपोर्ट मांगेंगे और जो भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो मांगेंगे और मुझे डॉलर्स में एक्सचेंज करके पैसे दे देंगे। पहला तरीका तो ये है, ईजी है, सिंपल है, सॉर्टेड है। और अगर मेरा SBI में अकाउंट नहीं भी है ना, तब भी अगर मैं कहीं बाहर ट्रैवल कर रही हूँ और मुझे करेंसी एक्सचेंज करानी है, तो मैं SBI में जाके करा सकती हूँ। समझ में आ गया? क्योंकि SBI को RBI ने ये पावर दे रखी है कि आपको करेंसी एक्सचेंज करना है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये पावर है इस वजह से। अब दूसरा तरीका ये है कि मैं जिस कंट्री जा रही हूँ ना, वहाँ एयरपोर्ट पे आपके करेंसी एक्सचेंज के लिए काफ़ी सारे सिस्टम्स होते हैं, काफ़ी सारे बैंक्स ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होते हैं। लेकिन जो हमारी RBI की गाइडलाइंस है ना, वो यही कहती है कि आप अगर किसी देश ट्रैवल कर रहे हो ना, और बहुत बड़ा अमाउंट अगर आपको ले जाना है, जैसे मैंने तो $100 बोला, किसी को $1000 खर्च करना है, $10,000 खर्च करना है, तो RBI यही बोलता है कि आप इंडिया में ही करा लो करेंसी एक्सचेंज, या फिर जैसे करेंसी एक्सचेंज कराने के बाद ना, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होता है ना, वैसे आपको एक फॉरेक्स कार्ड मिलता है जो उसी कंट्री की करेंसी में खर्च होगा पैसा, ऐसा कुछ सिस्टम होता है। तो आप वो करा लो इंडिया में। और RBI ये बहुत कम बोलता है कि आप जिस कंट्री जा रहे हो वहाँ एयरपोर्ट पे चेंज करा लेना हैवी करेंसी, क्योंकि थोड़ा रिस्की हो जाता है, ठीक है। वहाँ हो सकता है जैसे एक्चुअल वैल्यू आपकी $1 85 रुपीज़ है, बट वहाँ आपसे थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर ले, 90 रुपीज़ चार्ज कर ले $1 की वैल्यू। तो इस तरीके का सिस्टम रहता है, ठीक है। समझ गए मतलब आप पूरा मेरे कहने का कि दो तरीके हैं, या तो इंडिया में ही करा लूँ करेंसी चेंज, या तो इंडिया के बाहर करेंसी चेंज करा लूँ, ठीक है। नाउ अब ये हूँ मैं गई हूँ भाई कहाँ पे, SBI को मैंने बोला कि भाई देख मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे तू पैसे दे दे कुछ। SBI ने मुझे करेंसी एक्सचेंज करके दे दिया। अब मैंने SBI को किस चीज़ में दिया था पैसा, रुपीज़ में। SBI में किस चीज़ में दिया है मुझे, डॉलर्स में। समझ में आ गया? अब इस चीज़ को पूरा ध्यान से समझना है, SBI के पास कहाँ से आया डॉलर, ये भी तो क्वेश्चन है ना। SBI के पास कहाँ से आया, तो SBI के पास आया वो डॉलर RBI से। समझ में आ गया? अब RBI के पास कहाँ से आया वो डॉलर, तो अब ये पूरा कॉन्सेप्ट आता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे कि हमने मान लिया हमारी ये कंट्री है इंडिया, ठीक है, ये इंडिया कंट्री है, इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है 5 कंट्रीज़ के साथ। उनमें से एक कंट्री है आपकी चाइना, दूसरी कंट्री है आपकी USA, तीसरी कंट्री है आपकी यूरोप, और चौथी कंट्री है आपकी जापान फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इन सब की अपनी अपनी करेंसी होती है। अब इंडिया क्या कर रहा है, हम फिलहाल मान लेते हैं कि हम लोग सामान बेच रहे हैं उन कंट्रीज़ को, ठीक है, बेच रहे हैं, यानी कि हम लोग अपना सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, मुझे जो पैसे होंगे ना, ये कंट्रीज़ क्या करेंगी, जिस करेंसी में मैं मांगूंगी, मैं अगर बोलती हूँ कि मुझे आप लोग डॉलर्स में पेमेंट करो, तो इन कंट्रीज़ को मुझे डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँगी मुझे रुपीज़ में पेमेंट करो, तो इन कंट्रीज़ को मुझे रुपीज़ में पेमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो अब ये पूरा सिनेरियो है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट होता क्यों है, तो एक्सपोर्ट दो चीज़ों की वजह से होता है। पहली चीज़ तो होती है कि उस कंट्री में मेरा जो सामान है ना, उस सामान की नीड है, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी चीज़ मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ। तो इंडिया से हम पेंसिल एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो चाइना की मार्केट में उन पेंसिल्स की डिमांड है, USA की मार्केट में है, यूरोप की मार्केट में है, जापान की मार्केट में है। समझ में आ गया? तो इस चलते जब इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है ना, तो इंडिया जिस भी करेंसी में बोलेगा ना, उस करेंसी में इन कंट्रीज़ को पे करना पड़ेगा। अब इंडिया ने डॉलर्स में मांगा। मोस्टली जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है ना, वो डॉलर्स में होता है, क्योंकि डॉलर की जो वैल्यू है आप देख रहे हो कितनी पावरफुल है, डॉलर थोड़ा पावरफुल करेंसी है इस वजह से, ठीक है। तो आप ये मान गए इन लोगों ने डॉलर्स में पे कर दिया, तो सब ने मान लेते हैं हम लोग डॉलर्स में पे कर दिया। अब बात उल्टा करके देखो, उल्टा ये करके देखो, अब मैं सामान अपनी कंट्री में मंगवा रही हूँ, इंपोर्ट कर रही हूँ मैं। समझ में आ गया? तो मैंने चाइना से सामान खरीदा, USA से खरीदा, यूरोप से, जापान से। तो अब यहाँ पे गेम उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे ये लोग मुझे कहेंगे कि भाई अब तू हमें डॉलर्स में पे कर, या फिर जो हमारी करेंसी है हमें उसमें पे कर दे, हम खुश हो जाएंगे। अब एक बार के लिए मान लेते हैं कि इन सब ने ना डॉलर्स में मांगा है पैसा, तो डॉलर्स तो है हमारे पास, क्योंकि हम भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना भाई, तो हमारे पास भी डॉलर्स है, तो हमने इसको डॉलर्स में बेच दिया सामान, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि हमारे पास जो इनकी करेंसी है, इन्होंने इनकी करेंसी में मांगा है पैसा।
अब मेरे पास तो चाइना की करेंसी है नहीं, ना यूएसए की, सिर्फ यूएसए की करेंसी है डॉलर्स, ना यूरोप की करेंसी है, ना जापान का येन है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग करेंगे ये कि अब हम जाएंगे आरबीआई, क्योंकि ये सारा जो ट्रांजैक्शन है ना वो आरबीआई कर रहा है। तो अब आरबीआई के ऊपर कोई बैंक है इंडिया में जहाँ पे आरबीआई जाके बोलेगा कि भाई पैसे खत्म हो गए, पैसे दे मुझे? नहीं है, राइट। तो अब ये सारे जो भी आप देख रहे हो ना इंटरनेशनल चीज़ें जो इन्वॉल्व हो गई है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स जो हो गए हैं, इन सब को मैनेज करने के लिए एक है महान बैंक, इंटरनेशनल बैंक। जैसे इंडिया में आरबीआई है, चाइना में पीपल रिपब्लिक या पीपल ऑफिस ऑफ चाइना, कुछ ऐसे ही नाम है, मुझे ध्यान नहीं है अब चाइना के बैंक का नाम। सिमिलरली यूएसए का भी था कुछ फेडरल बैंक करके। तो ये ऐसा बैंक्स है, ठीक है। अब ये है आपका इंटरनेशनल बैंक, जो क्या करता है, जैसे कंट्रीज में सेंट्रल बैंक का काम है सारी बैंकिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट करना, सिमिलरली वर्ल्ड वाइड, समझ में आ रहा है, वर्ल्ड वाइड यानी कि इंटरनेशनली, ग्लोबली जो भी बैंकिंग एक्टिविटीज हो रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके, जो भी ट्रेड को लेके जो भी काम हो रहा है, उस चीज को मैनेज करने का काम है इस बैंक का, जिसका नाम है हमारा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि आरबीआई को भी करेंसी एक्सचेंज कराना है। अब आरबीआई यहाँ पे हमें चाहिए चाइना की करेंसी, यूरोप की करेंसी, जापान की करेंसी। तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग जाएंगे इसके पास, IMF के पास, कि देखो ये रुपीज रहे, मुझे तुम चाइना की करेंसी दे दो, जापान की दे दो, यूरोप की भी दे दो, मुझे चाहिए, मुझे ट्रेड करना है। समझ में आ गया, क्लियर है, सॉर्टेड है, इजी। तो ये क्या करता है, ये दे देगा, ठीक है भाई तू ले ले करेंसी, तेरे को चाहिए तो इतने हैं, इतने इतने पैसे बनेंगे, दे दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे है गेम वाली बात, ध्यान से समझना, इन सबको मुझे मिटाने दो। आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे होता क्या है, ये IMF है, ठीक है। अब IMF के पास सभी जितनी भी कंट्रीज है ना इस दुनिया में, सभी कंट्रीज की करेंसी होती है, और किसी भी कंट्री को अगर करेंसी चाहिए किसी दूसरे कंट्री की, तो वो IMF के पास जाता है, ठीक है। IMF के पास हम लोग आ गए। अब इंडिया गया IMF के पास, इंडिया ने बोला कि मुझे ना चाइना की करेंसी चाहिए, मुझे चाइना से ना सामान खरीदना है, ठीक है। तो इस वजह से तो ये IMF मान गया, इसने बोला ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा, 10 दिन का टाइम दो, 10 दिन में तुम्हें ये जो तुम्हारा जो भी है ये तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, करेंसी। तो इंडिया मान गया, ठीक है भाई। फिर आया USA IMF के पास कि मुझे ना तुम चाइना की करेंसी दे दो, मुझे चाइना से सामान मंगवाना है। तो IMF USA को भी बोलेगा ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा करेंसी, मुझे 10 दिन का टाइम दो, ठीक है, USA भी निपट गया। अब यूरोप की कोई कंट्री है, ठीक है, वो गई इसके पास और बोला कि हमें ना चाइना से सामान खरीदना है, इंपोर्ट करना है, हमें चाइना की करेंसी दो। तो ये बोलता है तुम्हें भी चाहिए, अच्छा ठीक है, इनको तो 10 दिन का टाइम लगा, तुम्हें 15 दिन का टाइम लगेगा, रुक जाओ। तो यूरोप भी मान जाता है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे करते करते कंट्री नंबर 4, 5 एंड 6 एंड 7 आ जाती हैं और सब बोलती हैं कि हमें ना चाइना की ही करेंसी चाहिए। अब इसको तो पता चल गया कि भाई चाइना की करेंसी की डिमांड हो रही है, यानी कि अब क्या करना पड़ेगा, डिमांड बढ़ रही है तो रेट क्या होंगे, महंगे हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, जैसे एक जो चाइनीज युआन है आपका, वो कुछ आपका 12.41 इंडियन रुपीस के बराबर है, समझ में आ गया। और कुछ आपका जो $1 है ना, वो आपका 7.12 जो चाइना का ये युआन है इसके बराबर है, चाइना की करेंसी युआन उसके बराबर है, ठीक है। अब जब इसको समझ में आ गया ना IMF को कि चाइना की करेंसी की डिमांड है, तो IMF क्या करता है, जो करेंसी जिसकी डिमांड है, जैसे यहाँ पे चाइना की करेंसी की डिमांड है, तो इसकी वैल्यू को बढ़ा देता है। अब IMF बोलेगा कि पहले ना 12.41 इंडियन रुपीस था चाइना का करेंसी, अब वो जो है आपको वो 15 रुपये में मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ बताओ मुझे, यहाँ पे हमारी जो रुपीस की वैल्यू थी ना इंडियन रुपीस की, वो डेप्रिशिएट हो गई है, घट गई है, समझ में आ गया। आप ये मत कंफ्यूज होना दीदी वैल्यू बढ़ गई है, पहले 12 था अब 15 है, नहीं। पहले चाइना, जैसे ये एक टॉफी है, ठीक है, पहले चाइना की एक टॉफी खरीदती थी ना मैं, तो वो टॉफी मुझे 12 रुपए की पड़ती थी, लेकिन अब वही चाइना की टॉफी मुझे 15 रुपए की पड़ेगी, समझ में आ गया। तो यहाँ पे मेरी जो वैल्यू, मेरी जो करेंसी है ना इंडियन करेंसी, उसकी वैल्यू घट गई है, समझ में आ रहा है, वैल्यू क्या हो गई है, घट गई है। अब मुझे सेम सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब ये सिमिलरली जैसे $1 आपका 7.12 था, अब इन्होंने देखा कि नहीं चाइना की करेंसी जो है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो अब 7.12 नहीं होगा, अब ना हम लोग 2 रुपीज 2 कर देते हैं, तो रुपीज नहीं युआन चाइना की करेंसी। तो अब क्या हुआ, $1 की वैल्यू 2 हो गई, और अगर ज्यादा यूएस चाइना के साथ ट्रेड करेगा तो उसको ज्यादा चाइनीज करेंसी चाहिए होगी, तो इस टाइम में क्या हो सकता है, 2 से घटकर ये क्या हो सकता है, 1 हो सकता है।
तो अगर आप लोग अभी भी नहीं समझे हो तो मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से समझाती हूँ ये चीज़। तो बेसिकली कोई भी जो कंट्री की जो करेंसी होती है ना, जैसे हमारी रुपीज़ है, यूएस की डॉलर्स है, चाइना की युआन है, तो इस केस में इनकी वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? इनकी वैल्यू डिसाइड होती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर। जैसे कि अगर विश्व में जितनी कंट्रीज़ हैं वो अगर इंडिया से कोई सामान मंगवाती हैं, सपोज करो इंडिया में अचार बहुत बनता है, इंडिया के अचार की डिमांड या इंडिया के स्पाइसेस की डिमांड ग्लोबली है, ठीक है, तो उनको अगर मैं बोलूँगी कि नहीं मुझे ना रुपीज़ में ही पैसे चाहिए, तो उनको रुपीज़ चाहिए होगी, हमारी करेंसी चाहिए होंगी, तो हमारी करेंसी में कन्वर्ट कराने के लिए वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग आईएमएफ के पास जाएंगे। आईएमएफ देखेगी कि इंडियन करेंसी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इंडियन करेंसी को महंगा कर दो। समझ में आ गया? इंडियन करेंसी को महंगा अगर हम लोग कर देंगे, तो जैसे कि आज हमारा $1 जो है वो 85 रुपीज़ है, अब हमारी करेंसी की डिमांड अगर बढ़ेगी तो अब इंडियन ये महंगा हो जाएगा, तो अब ये बोलेंगे नहीं $1 में ना अब आपका सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये ही रहेगा। समझ में आ गया क्या बोला? तो अब अगर जैसे इंडिया में कोई सामान 160 रुपए का है मान लो, ठीक है, 160 रुपए का सामान है, तो पहले ना यूएस वाले $2 देते, $2 से भी कम, और ये इनका काम हो जाता। लेकिन अब क्या होगा? अब इनको $2 से ज़्यादा देना पड़ेगा, $3 या $4 देने पड़ेंगे। समझ में आ गया? क्योंकि अब वैल्यू कितनी हो गई है? 70 हो गई है। समझ में आ गया? 2 पॉइंट समथिंग समथिंग इनको देना पड़ेगा। तो ये होता है खेल पूरा। किसी भी कंट्री की जो करेंसी होती है ना, उसकी जो वैल्यू होती है ना, वो डिसाइड होती है कि वो करेंसी दूसरी कंट्री के साथ कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रही है। समझ में आ गया? अब ये मैंने ना आपको बहुत छोटे लेवल पे समझाया। एक्चुअली में होता क्या है, देखो ध्यान से समझना। कोई भी जो कंट्री है वो सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो करती नहीं है। अब मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यूएसए का कोई क्लोथिंग ब्रांड है, मुझे उनके कपड़े मंगवाने हैं इंडिया में, वो लोग इंडिया में भी शिप करते हैं, लेकिन उनको पेमेंट डॉलर में चाहिए। तो मैं यहाँ घर पे बैठे बैठे भी शिपमेंट कर रही हूँ, मैं यूएसए से सामान मंगवा रही हूँ। समझ में आ रहा है? सिमिलरली इंडिया के भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस होंगे जो ऑपरेट इंडिया से होते होंगे, लेकिन उनके कस्टमर किसी और कंट्री में होंगे, तो वो लोग भी उस कंट्री की करेंसी में लेते होंगे या रुपीज़ में लेते होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो आरबीआई है ना, उसके पास जितने ज़्यादा फॉरेन करेंसी होंगे, डॉलर्स या युआन या फिर सभी कंट्रीज़ के करेंसी नहीं भी, तो उन कंट्रीज़ के करेंसी जिनके साथ हमारा ट्रेड होता है या फिर जिन कंट्री की करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जैसे कि डॉलर्स बहुत स्ट्रांग है, तो अगर हमारे आरबीआई के पास वो इनफ है, तो आरबीआई आईएमएफ के पास क्यों जाएगा लेने के लिए? आरबीआई आईएमएफ के पास नहीं जाएगा तो उस करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी ही नहीं। क्या समझाया मैंने आपको? देखो इधर ध्यान से समझना। तो कई बार क्या होता है ना, जब हम लोगों ने अभी देखा था एग्जाम्पल कि चाइना की करेंसी की डिमांड हो गई थी, क्योंकि हर कंट्री चाइना के साथ ट्रेड कर रही थी, राइट? हर कंट्री को चाइना का सामान चाहिए था। अब ये बात जो है ना यूएसए को समझ में आ गई। यूएसए को पता चल गया कि अरे 10 कंट्रीज हैं टोटल जो चाइना से सामान खरीद रही है, यानी कि चाइना की करेंसी की वैल्यू अब बढ़ने वाली है। समझ में आ गया? चाइना की करेंसी अब महंगे होने वाली है। तो यूएसए क्या कहता है इंडिया को? यूएसए बोलता है भाई सुन मेरी बात, तू ना आईएमएफ के पास मत जा पैसे लेने के लिए, तू मेरे से ले ले चाइना की करेंसी, क्योंकि मेरे पास है चाइना की करेंसी। सेम बात यूएसए यूरोप को भी बोलेगा, सेम बात यूएसए कोई और कंट्री जो चाइना के साथ अभी ट्रेड कर रही होगी सबको बोलेगा यूएसए। तो यूएसए के पास क्योंकि चाइना की करेंसी युआन थी बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसने क्या किया, इंडिया को भी दे दिया। उसने क्या किया, यूरोप की भी कंट्रीज़ को दे दिया जो भी ट्रेड करना चाह रही थी चाइना के साथ। सिमिलरली मान लो पाकिस्तान भी ट्रेड करना चाह रही थी तो इसको भी दे दिया, बांग्लादेश भी ट्रेड करना चाह रही थी तो इसको भी दे दिया। तो अब होगा क्या ना, ये कंट्रीज़ ना आपका आईएमएफ के पास नहीं जाएंगी करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए, ठीक है? तो अगर आईएमएफ के पास नहीं जाएंगी तो आईएमएफ उन कंट्री जो युआन की वैल्यू है उसको बढ़ाएगा ही नहीं। समझ में आया? तो ये ऐसा कंट्रीज कई बार करती हैं ताकि किसी एक कंट्री की करेंसी ज़्यादा स्ट्रांग ना हो जाए, ज़्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशन ना आ जाए। समझ में आ रहा है? किसी एक कंट्री की वैल्यू अगर स्ट्रांग होती है ना, तो उसका इम्पैक्ट दुनिया भर पे पड़ता है। जितने स्टॉक मार्केट्स होते हैं या जो भी चीज़ें डे टू डे लाइफ में जो ट्रांजैक्शंस चल रहे होते हैं ना, उन सब में इन्फ्लेशन आता है। अगर किसी कंट्री की करेंसी महंगी होगी तो उसका इम्पैक्ट ना जिस भी कंट्री के साथ वो लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है उन सभी कंट्रीज़ पर पड़ता है। उस कंट्री में महंगाई आ जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो हर कंट्री ये चाहती है कि ये जो फ्लक्चुएशन है ना, ये देखो एक होता है फ्लक्चुएशन, जैसे कि आपने मान लिया $1 की वैल्यू अभी 85 है, मैं इसी का एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ, ठीक है? तो मान लो थोड़ा महंगाई अगर आ गई तो $1 की वैल्यू 85.16 हो गई, 16 रुपीज़, ठीक है?
इतना चल जाता है। लेकिन अगर सडनली ही हम लोग यूएसए के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड करने लग जाएंगे, हम ही नहीं बाकी सभी कंट्रीज़ भी, तो ऐसा भी एक टाइम आ सकता है कि अभी हो सकता है $1.85 है, एंड सडनली क्योंकि ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो $1 आपका 95 हो जाएगा। तो यहाँ आप देखो बहुत बड़ा गैप आ गया ₹10 का, समझ में आ रहा है। तो ये जो ₹10 का गैप है ना, इसका असर पड़ेगा आम लोगों की ज़िंदगी पे। इंडिया में भी महंगाई आ जाएगी। जो पैकेट आपको कुरकुरे का ₹5 का मिलता है वो ₹10 का मिलने लग जाएगा सेम पैकेट। तो इस तरीके की चीज़ें जो है इम्पैक्ट करती हैं। तो सभी कंट्रीज़ को ये चीज़ पता है, तो हर कंट्री ये चाहती है कि अगर कुछ ऐसा हो, मार्केट ऐसा वोलेटाइल होने वाला है, तो जैसे ये 4 कंट्रीज़ है, मान लो यूएसए भी चाइना के साथ अभी ट्रेड करना चाह रही है, तो अब हम सबको आइडिया लग गया है कि चाइनीज़ करेंसी की वैल्यू बढ़ने वाली है। तो इसके बीच में कूदता है कोई और कंट्री, जैसे कि हम मान लेते हैं अफगानिस्तान फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अफगानिस्तान ने बोला आप लोग IMF के पास मत जाओ, मैं आपको चाइनीज़ करेंसी प्रोवाइड कर दूंगा, आप मेरे से एक्सचेंज कर लो। तो ऐसा कर करके ना हम लोग मतलब सारी कंट्रीज़ ना, ऐसा मतलब अनसेड रूल है कि एक तरीके से मार्केट में उतनी फ्लक्चुएशन आने नहीं देनी है, समझ में आ गया। और मार्केट में अगर उतनी फ्लक्चुएशन आती है तो उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड पड़ता है, समझ में आ गया। इसी वजह से आपका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरी चाइना से बनती नहीं है, फिर भी मैं चाइना के साथ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हूँ। क्यों इन्वॉल्व हूँ? तो इसलिए इन्वॉल्व हूँ क्योंकि चाइना की मार्केट में मेरा भी सामान बिक रहा है, पहला जवाब। और अगर मैं चाइना को मना कर देती हूँ कि नहीं मैं आपके साथ ट्रेड नहीं करूँगी क्योंकि आपकी मेरी वॉर चल रही है, अनलेस बहुत ही घटिया तरीके से ना वॉर चल रही हो, जैसा हमारा पाकिस्तान के साथ हुआ था, कुछ उस लेवल पे ही ना हो, या फिर कई बार ऐसा क्या होता है जैसे हमारा चाइना के साथ बहुत भयंकर वॉर चल रहा है, ठीक है, मान लेते हैं, फिर भी ट्रेड हम लोगों को करना पड़ता है क्योंकि हम लोग सडनली नहीं रोक सकते हैं। उससे हम दोनों की, क्योंकि एक तो वॉर में हम दोनों का नुकसान ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज ये होता है कि जो ट्रेड हम लोग कर रहे होते हैं ना, कई बार कॉन्ट्रैक्ट आपके साइन हो चुके होते हैं कि 3 साल तक ट्रेड करेंगे, 10 साल तक करेंगे, 5 साल तक करेंगे, तो उनको निभाने के लिए भी मुझे पता है आप लोग बोलोगे दी देश पहले ट्रेड बाद में, बट मैं यहाँ पे आपको इकोनॉमी समझा रही हूँ, ठीक है, मोरालिटी नहीं समझा रही हूँ, तो उस रिस्पेक्ट में आप लोग समझना। तो कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, जैसे चाइना के साथ वॉर भी चल रही है मेरी ऑन एंड ऑफ, तो उस केस में हमें पता है इंडियन मार्केट का 75% सामान चाइना में बिक रहा है। तो इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट भी चाह रही है कि अगर चाइना के साथ कंप्लीटली वॉर करना है तो पहले जो 75% स्टॉक चाइना में जा रहा है उसको किसी और कंट्री में भेजना पड़ेगा, यानी कि किसी और कंट्री को अपना कस्टमर बनाना पड़ेगा, समझ में आ गया। और वाइस वर्सा भी, चाइना भी अगर हमारे साथ वॉर में इन्वॉल्व होता है तो चाइना भी सडनली अपने जो सामान है वो इंडियन मार्केट में बेचने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि उसको भी पता है सबसे बड़े कस्टमर उसके इंडियन ही हैं, समझ में आ रहा है। तो वो चीज़ें सारी इन्वॉल्व होती है, समझ में आ गया। तो हर कंट्री की इकोनॉमी जो है ना डिपेंड करती है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यूएसए को मना कर देती हूँ कि आपका कोई सामान इंडिया में नहीं बिकेगा, तो यूएसए भी तो वही करेगा ना, यूएसए भी कहेगा ठीक है आपका भी कोई सामान हम अपने देश में नहीं बिकने देंगे, समझ रहे हो बात आप मेरी। तो इस तरीके से, इस वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना ज़रूरी होता है, और इस वजह से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना ना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है उसकी करेंसी की वैल्यू होल्ड करने में। आई होप मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में इसको समझा सकूं। अगर ये कॉन्सेप्ट फिर भी समझ में नहीं आया है ना आप लोगों को, तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसको डिटेल से और अच्छे समझाऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आपका बात। अब बात करते हैं इस चीज़ की, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका क्या होता है, हर कंट्री एक रिकॉर्ड मेंटेन करती है 1 साल का। वो रिकॉर्ड ये होता है कि इंडिया से बाहर कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं और बाहर से इंडिया कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं, मतलब कि कितना पैसा इंडियंस ने बाहर की करेंसी में खर्च किया है। मतलब जैसे मैं यहाँ हूँ, मैंने डॉलर्स में कुछ मंगवा लिया है यूएसए की कंपनी से, समझ में आ रहा है। या फिर वाइस वर्सा, मान लो कितना सामान है, जैसे मैं सपोज करो मैं यूएसए में कमा रही हूँ तो मेरी सैलरी डॉलर्स में आएगी, तो मैं इंडिया भेजूंगी ना, तो वो डॉलर्स में ही भेजूंगी इंडिया, राइट। वो बात अलग है कि एसबीआई में जैसे मैंने भेजा तो एसबीआई उसको कन्वर्ट करके मेरे अकाउंट में शो करेगा, लेकिन मैंने भेजे तो डॉलर्स में ही है ना, तो वो पैसे भी इंडिया में आए हैं डॉलर्स में, और वो डॉलर्स किसके पास जाएंगे, आरबीआई के पास जाएंगे, क्योंकि मुझे तो रुपीज़ में ही दिखेगा मेरे घर वालों को। तो ये पूरा सिनेरियो रहता है। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, ये एक डॉक्यूमेंट है जो 1 साल का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके रखता है कि इंडिया से बाहर कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं और बाहर से इंडिया कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ में आ गया? अब इसको अच्छे समझते हैं। तो ये है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ये वो टॉप की कमोडिटीज़ हैं, टॉप की चीज़ें हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती हैं और ये इंडिया में इंपोर्ट की जाती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपोर्ट में सबसे पहला आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट, रिफाइंड ऑयल हो गया, डीजल वगैरह हो गया, देन जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, डायमंड गोल्ड एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, मेडिसिन वगैरह, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए जैसे कि कोई मशीन के पार्ट हो गए, मशीनरी हो गई, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो गए, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हो गए,
केमिकल्स एंड पेट्रोलियम्स हो गए, आपके टेक्सटाइल्स हो गए, राइस हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अब अगर इस साइड आ जाओ आप इंपोर्ट पे, तो हम लोग क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स, मशीनरी, कोल, नेचुरल गैस, पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, एडिबल ऑयल्स, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, मेडिकल इक्विपमेंट्स, आयरन एंड स्टील। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अब ये सारे ही आपको पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में बनता ही बनता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नीचे यहाँ पे। तो अब क्या होता है ना, ध्यान से समझना मेरी इस चीज़ को। मैंने इंडिया में ना जो हमारा खर्च हुआ है, बेसिकली हमने क्या किया है, इंपोर्ट की है चीज़ें, इंपोर्ट यानी कि हमने मंगवाई है, खर्चा किया है। तो इस बार जो हमारा खर्चा है ना वो $100 का हुआ है, सब कुछ मिला के। जो ओवरऑल हमारे यहाँ के सिटीजन्स खर्चा कर रहे हैं डॉलर्स में, जो हमने इंपोर्ट किया है सामान, उनमें खर्चा हुआ है। तो ओवरऑल हमारा खर्चा कितना हुआ है, $100 का। और कमाई यानी कि एक्सपोर्ट कितना किया है हमने एक्सपोर्ट किया है $50। तो ये आपका सब कुछ है एक्सपोर्ट इसमें, मतलब कि जो हमारे यहाँ के सिटीजन्स हैं उन्होंने भी जो चीज़ें कमाई होंगी, जो किया होगा डॉलर्स में, सब कुछ वो इंक्लूड करके $50। तो अब अगर मैं नेट निकालूं तो मेरा खर्चा ज़्यादा है, कमाई कम है, तो $50 घाटे में चल रही हूँ मैं। यानी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आरबीआई को अपने जेब से डॉलर्स देने पड़ेंगे, और आरबीआई के पास अगर डॉलर्स खत्म हो जाएंगे तो आरबीआई फिर आईएमएफ के पास जाएगा, फिर यूएसए की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ में आया? तो ये पूरा सिनेरियो रहता है। तो आरबीआई बैंक, इसीलिए इंडियंस क्या मतलब हर कंट्री क्या करती है, एक अकाउंट मेंटेन करके रखती है जिसका नाम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो ये पूरा नेट हमें बताता है। तो इस बार हमें पता लगा कि $50 घाटे में चल रहे हैं हम लोग, तो ये $50 आरबीआई ने अपने जेब से भरे हैं। समझ में आ गया? अपने जेब से भरे हैं मतलब आरबीआई के पास स्टॉक तो होता ही है करेंसीज का। तो अब क्या है, $50 मेरी कमाई हुई है एक्सपोर्ट करके, चाहे इंडियंस जो सिटीजन्स बाहर रह रहे हैं, कमाया होगा उन्होंने डॉलर्स में, इंडिया में भेजा होगा, या कुछ भी कमाई जो है टोटल वो $50 रही है। और खर्चा कितना रहा है हमारा इंपोर्ट में, या जो भी इंडियन सिटीजन्स ने खर्चा किया है वो $100 किया है। समझ में आ गया? तो $50 का जो ये घाटा है ये आरबीआई का अपनी जेब से भरा हुआ है। अब आरबीआई को नए डॉलर्स अगर चाहिए होंगे, अगर खत्म हो गए होंगे, तो उसको आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। तो ये जो इम्बैलेंस है ना, ये इम्बैलेंस बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। पर आपको समझ में आ गया ना? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक डॉक्यूमेंट है जो इन सारी ही चीज़ों को, इन सभी चीज़ों का एक रिकॉर्ड बना के रखता है, ठीक है। नाउ द इम्बैलेंस इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट अफेक्ट्स द इकोनॉमी। और ये जो चीज़ है ये इकोनॉमी को अफेक्ट करती है। कैसे करती है? आरबीआई ने अपनी जेब से डाला है डॉलर, आरबीआई के पास डॉलर खत्म हो जाएगा, आरबीआई आईएमएफ के पास जाएगा डॉलर लेने के लिए, फिर डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ में आया? तो इस तरीके से होता है। तो देयरफॉर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ का एक ट्रैक रखें मेंटेन करके, जो हमें ये बताए कि कितना हमने पैसा गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च किया है, कितना हमने कमाया है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जरिए। अब आप लोगों के माइंड में एक डाउट आ रहा होगा, दीदी आरबीआई के पास कहाँ से आए डॉलर्स, जब आरबीआई आईएमएफ से नहीं ले रहा है? तो इस चीज़ को भी ध्यान से यहाँ समझो। ये एक लड़की है जिसका नाम है ए, ये एक इंसान है जिसका नाम है बी, और ये एक इंसान है जिसका नाम है सी। अब ये तीनों ही यूएसए में कमा रहे हैं। इन तीनों की सैलरी, इसकी $100 मान लेते हैं, इसकी $50 मान लेते हैं, और इसकी $10 मान लेते हैं। अब ये तीनों ही इंडिया के सिटीजन हैं, इनका जो घर है वो इंडिया में ही है। अब ये क्या करते हैं, अपनी सैलरी जो है कुछ परसेंटेज अपने पास रख के, जैसे इसने $1 रख लिया, $9 भेज दिए इंडिया में, इसने $2 रख लिए, $48 भेज दिए इंडिया में, इसने सारे के सारे भेज दिए इंडिया में। समझ में आ गया? तो अब इतने डॉलर्स आ गए इंडियन बैंक में। तो अब ये डॉलर का क्या, घर वाले अचार थोड़ी डालेंगे, घर वाले डॉलर लेके क्या करेंगे, घर वाले तो इनको कन्वर्ट कराएंगे रुपीज़ में। तो आरबीआई जैसे एसबीआई के पास गए, अब एसबीआई, मैंने अपने बैंक में वो सिस्टम लगा रखा है कि मैं डॉलर से कमा रही हूँ और मेरे अकाउंट में वो रुपीस में दिख रहा है, ठीक है, इंडिया में। तो अब वो हो तो रहा है एक्सचेंज, तो एसबीआई के पास चले गए ये सारे के सारे डॉलर, और एसबीआई ने उसको कन्वर्ट करके रुपीस में मेरे अकाउंट में डाल दिया। अब ये डॉलर्स एसबीआई आरबीआई को देगा। अब ये आरबीआई के पास सारे डॉलर्स आ गए, तो आरबीआई को आईएमएफ के पास जाना पड़ा क्या? नहीं जाना पड़ा, और तब जाके आरबीआई के पास डॉलर्स आ गए। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आरबीआई के पास डॉलर्स आते हैं। नाउ तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर हम देख रहे हैं कि हमारे डॉलर्स ख़त्म हो रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम इंपोर्ट कम करें चीज़ें, या डॉलर्स में ट्रांजैक्शंस कम करें जब तक हमारे पास इनफ डॉलर्स ना आ जाए ट्रांजैक्शन करने के लिए। समझ में आ गया? तो ये इस चीज़ को पूरा हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। नाउ गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा भी फॉरेन करेंसीज बहुत तरीक़ों से आती हैं इंडिया में, बहुत तरीक़ों से इंडिया से बाहर जाती है, जैसे कि, और जिन भी तरीक़ों से आती है, जिन भी तरीक़ों से जाती है, जैसे कि ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे ही दिया। तो इन सभी का ट्रैक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कहाँ से पैसा
पैसे आ रहे हैं, कहाँ पैसे जा रहे हैं, और इसी ट्रैक को हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि ये वो डॉक्यूमेंट है जो इंडिया में कितने पैसे आए, इंडिया से कितने पैसे गए, इन सभी चीजों का ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड करके रखता है। कौन, क्या नाम है उस डॉक्यूमेंट का? बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ में आ गया? नाउ अब इधर आ जाओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? तो ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुए होते हैं इंडिया के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ एक स्पेसिफिक पीरियड, जैसे कि हम 1 साल का मान लेते हैं, वो सभी को रिकॉर्ड करके रखता है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि जो भी पैसा यहाँ से जा रहा है, जो भी पैसा आउटफ्लो, जो भी पैसा यहाँ पे आ रहा है। इनफ्लो जो भी पैसा यहाँ पे आ रहा है फॉरेन करेंसी में, आउटफ्लो जो भी पैसा यहाँ पे से जा रहा है, यानी कि जो भी हमारा खर्च हो रहा है और जो भी हमारी इनकम हो रही है, वो सारा कुछ ये रिकॉर्ड करके रखता है। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन मेंटेन करके रखता है? तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करता है आरबीआई, और ये पब्लिश कहाँ किया जाता है? इकोनॉमिक सर्वे में, जिससे हमें ये पता लगता है। समझ में आ गया? नाउ अब ये जो है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये स्टडी करके हमको पता लगता है किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा है या इम्पोर्ट ज़्यादा है, यानी कि कोई भी कंट्री अपना सारा मतलब इम्पोर्ट ज़्यादा कर रही है, यानी ज़्यादा खर्चा कर रही है, या एक्सपोर्ट यानी कि ज़्यादा कमा रही है। तो इसी डॉक्यूमेंट से हमें पता चलता है। ठीक है, अगर हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तो हो सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो मैंने आपको ऊपर $50 बताए थे ना यहाँ पे कुछ टाइम पहले, कि $100 का टोटल मैंने खर्चा किया है एंड $50 मैंने कमाए हैं, तो जो $50 है, ये जो $50 आरबीआई को अपनी जेब से भरना पड़ा है ना, दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। क्या कहते हैं इसको हम लोग? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। तो अब इसके करेंसी क्राइसिस भी कहते हैं इसको, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी कहते हैं, या फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट भी कहते हैं। ये सारे टर्म का मतलब एक ही है, इसमें से कोई भी टर्म प्री में पूछा जा सकता है, इस वजह से पता होना चाहिए क्या क्या कहते हैं इसको। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, करेंसी क्राइसिस और बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट। ध्यान रखना। इसके बाद हर कंट्री, जितनी भी कंट्री है इस दुनिया में, सारी ही कंट्री इस प्रैक्टिस को फॉलो करती है, यानी कि सारी ही कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिकॉर्ड जो है मेंटेन करके रखती है। क्लियर है ये चीज? नाउ अब ये जो बीओपी क्राइसिस हुआ है आपका, जो $50 आरबीआई ने अपने जेब से भरे हैं, इस क्राइसिस को समझने के लिए हमें पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट को अच्छे से और समझना पड़ेगा। तो अब यहाँ नीचे आओ, तो ये आपके कुछ कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट के। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका करंट अकाउंट, दूसरा है आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग ना आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद जो लेक्चर आएगा आपका उसमें हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे और उनके कंपोनेंट्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, इसको ध्यान से समझेंगे। ये पूरा आपको समझ में आ गया तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंड कोई डाउट है देन डू लेट मी नो, और अगर आपको इकोनॉमी के नोट्स परचेज करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। And I'll see you in the next video.